नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ उस संस्कृति की, उस भाषा की, उस कवि की जिसका कि वह भाषा को पहले जान लीजिए। तो यह वह भाषा है जो कि मार्च 2018 में भारत के राज्य बिहार और झारखंड में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा इसे मिला था। चलिए एक और क्लू आपको देता हूं। यूपीएससी की परीक्षा में इस भाषा को एक वैकल्पिक पेपर के रूप में शामिल किया गया। और तीसरा बताता हूं कि 2002-2003 में इस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हाँ मित्रों, वह कुछ और नहीं, मैथिली ही है, जो कि अब यह भारत की 22 राष्ट्रीय भाषा में से एक बन चुकी है। लिविंग हैप्पी हमेशा यह प्रयास करते रही है कि भारत के अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें उजागर करना, उन भाषाओं को समृद्धि दिलाना, उनके मूल्यों को उजागर करना, उनके इतिहास, उनकी परंपरा, उन संस्कृति और भाषा से जुड़ी सारी रीति रिवाजों, लोकाचारों और उसके अभावों को समृद्ध बनाया जाए, उन्नत किया जाए और जन के पास, जन जन तक पहुंचाया जाए। हाँ मित्रों, इसी उद्देश्य से हम आज लाए हैं मैथिली भाषा। इसमें कई भजन, कई गीत, कई कथा आपको सुनने को मिलेगा, जो कि न कि बिहार और झारखंड में ही बहुत लोकप्रिय है, बल्कि मैथिली की जो मिठास है वह संपूर्ण भारत में लाखों लोगों को आकर्षित किए बिना रहता नहीं है। मैथिली भूगोल अपने वर्ग और लालित्य के लिए सर्वत्र जाना जाता है। हम सभी स्थापित मैथिली गायक और आकांक्षी गायक जो हैं, इन सभी को इस वीडियो के द्वारा प्रमोट करते हैं। हम उन्हें लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारी यही इथोज रही है। 1965 में मैथिली को भारतीय साहित्य के प्रचार के लिए समर्पित संगठन, जो अक्सर कि हम जानते हैं साहित्य अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर एक भाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। मैथिली मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा है, जैसा कि सबसे ही पता चल रहा। मैथिली शब्द मिथिला क्षेत्र से आया है, जिसका एक प्राचीन साम्राज्य राजा जनक शासक होते थे। जैसा कि हम जान रहे हैं, राजा जनक माता सीता के पिता होते थे और सीता को धरती की बेटी के रूप में हम लोग जानते हैं। मिथिला क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से पहले तिरहुत या तिरुबुट्टी के नाम से भी जाना जाता था, जो मुख्य रूप से भारत के बिहार राज्य में स्थित है और नेपाल के पूर्वी तराई तक फैला हुआ है। यह इलाका दक्षिणी क्षेत्र में पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी और उत्तर में हिमालय की तलहटी के गिरोहों से घिरा हुआ है। मिथिला में मूल भाषा मैथिल है और इसके बोलने वाले को मैथिल कहा जाता है। मिथिला प्राचीन क्षेत्र इस भाषा का केंद्र है और इसीलिए इसे मैथिली के नाम से भी जाना जाता है। कुछ को तिरहुतिया भी कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र में तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, साहेबगंज, भागलपुर और कुछ क्षेत्र संथाल परगना जैसे गोड्डा, देवघर, दुमका और नेपाल के निकटवर्ती जिले भी हैं। शुरुआती चरण में तिरहुत मैथिली की प्राथमिक लिपि थी और समय के साथ यह कैथी और देवनागरी में तब्दील हो गई। 2007 में मैथिली को नेपाल के अंतरिम संविधान में एक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषा के रूप में भी शामिल किया गया था। तो मित्रों, यह तो था आज के वीडियो में। हमने उन भाषा को आज चुना है, मैथिली भाषा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस प्रोग्राम में मैथिली भाषा, उन कवि को, उन
अचीवर्स को प्रमोट किया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है। तो आज हम इस समारोह में, विद्यापति समारोह में हम शामिल हैं। उनकी एक परिचय लाया हूं आपके सामने। हम सब जानते हैं कि मैथिल साहित्य में मध्यकाल के तोरण द्वार पर जिसका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है, वे हैं 14वीं शताब्दी के संघर्ष पूर्ण वातावरण में उत्पन्न अपने युग का प्रतिनिधि मैथिली साहित्य सागर का वाल्मीकि कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर। महाकवि विद्यापति का जन्म वर्तमान मधुबनी जनपद के बिसुप नामक गांव में एक संभ्रांत मैथिल ब्राह्मण गणपति ठाकुर, इनके पिता का नाम है, घर में हुआ था। और जन्म की ईस्वी है 1952, जो कि अनुमान पर ही आधारित है, ऐसा लिखित तो नहीं मिला है अभी तक। ये यशस्वी राजा शिव सिंह ने यह गांव विद्यापति को बाद में दान स्वरूप दे दिया था। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों में मिलती हैं। इनका संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिल पर समान अधिकार था। मैथिल कवि कोकिल रसासिद्ध कवि विद्यापति की बात कर रहा हूं मित्रों, जो कि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई सभी के पहले के कवि हैं। यद्यपि अमीर खुसरो इनसे पहले हुए थे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महाकवि के व्यक्तित्व में एक साथ चिंतक, शास्त्रकार तथा साहित्य रसिक का अद्भुत समन्वय था। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि में से एक के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बयाना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी भारत में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पड़ी रचनाएं जीवित हैं। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। संस्कृत में रचित इनकी पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गया पतालक, वर्ष कीर्ति आदि अन्य ग्रंथ हैं, जहां एक और इनका गहन पांडित्य के साथ इनके युग दृष्टा एवं युग सृष्टा स्वरूप का साक्षी है, तो दूसरी तरफ कीर्तिलता एवं कीर्ति पताखा महाकवि के भाषा पर सम्यक ज्ञान का सूचक होने के साथ साथ ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं भाषा संबंधी महत्व रखने वाले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का एक अनुपम ग्रंथ है। विद्यापति के अक्षम कीर्ति का आधार है मैथिली पदावली, जिसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेम प्रसंग सर्वप्रथम उत्तर भारत में गेय पद के रूप में प्रकाशित है। इनकी पदावली मिथिला के कवियों का आदर्श तो है ही, नेपाल का शासक, सामंत, कवि एवं नाटककार भी आदर्श बन उसे मैथिली में रचना करवाने लगे। बाद में बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों में भी नवीन प्रेरणा एवं नव भाव धारा अपने मन में संचालित कर विद्यापति के अंदाज में ही पदावलियों का रचना करते रहे और विद्यापति के पदावलियों को मौखिक परंपरा से एक से दूसरे को प्रभावित करते रहे। महाकवि की काव्य प्रतिमा को गुंज मात्र मिथिलांचल तक नहीं अपितु समस्त पूर्वांचल में, और पूर्वांचल ही क्यों समस्त भारतवर्ष में
और समस्त भारत ही क्यों अखिल विश्व में व्याप्त है। राजमहल से लेकर पर्ण कुटी तक में गुंजायमान विद्यापति का कोमल कांत पदावली वस्तुतः भारतीय साहित्य की अनुपम वैभव है। कवि कोकिल की कोमल कांत पदावली व्यक्तित्व, भावात्मकता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता तथा भाषा की सुकुमारता एवं सरलता का अद्भुत निर्देशन प्रस्तुत करती है। पदावली अगर एक ओर इनको रस सिद्ध शिष्ट एवं मर्यादित श्रृंगारिक कवि के रूप में प्रेमोपासक, सौंदर्य पारसी तथा पाठक के हृदय को आनंद विभोर कर देने वाला माधुर्य का सृष्टा सिद्ध हस्त कलाकार सिद्ध करती है, तो दूसरी ओर इन्हें भक्त कवि के रूप में शास्त्रीय मार्ग और लोक मार्ग दोनों में सामंजस्य स्थापित करने वाला धर्म एवं इष्ट देव के प्रति कवि का समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देने वाला एक विशिष्ट भक्त हृदय का चित्र उपस्थित करता है। साथ ही साथ लोकाचार से संबंधित व्यवहारिक पद प्रणेता के रूप में इनको मिथिला की सांस्कृतिक जीवन का कुशल अध्येता प्रमाणित करती है। हालांकि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महाकवि विद्यापति अपनी अमर पदावली की रचना के लिए अपने पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों खासकर भारवी, कालिदास, जयदेव, हर्ष अमरुक, गोवर्धनाचार्य आदि से कम ऋणी नहीं है, क्योंकि जिन जिन विषयों को महाकवि ने अपने पदावली में प्रस्तुत किया है उन सारे विषयों में संस्कृत के इन कवियों ने रचनाओं में ऑलरेडी पहले से ही प्रस्तुत कर चुका था। महाकवि अभिनव जयदेव विद्यापति का जन्म ऐसे यशस्वी मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिस पर विद्या की देवी सरस्वती के साथ लक्ष्मी की भी असीम कृपा थी। अनेक शास्त्रीय विषयों पर कालजयी रचना का निर्माण करके विद्यापति ने अपने पूर्वजों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया था। लोगों की धारणा यह भी है कि महाकवि अपने पिता गणपति ठाकुर के साथ बचपन से ही राज दरबार में जाया करते थे। कृतज्ञ महाकवि ने भी अपने गीतों द्वारा अपने अभिन्न मित्र एवं आश्रयदाता राजा शिव सिंह एवं उनकी सुर पत्नी रानी लक्ष्मा देवी, लालिमा देवी के नाम से भी जानती हैं, इनको अमर कर दिया। सबसे अधिक लगभग 250 गीतों में शिव सिंह को भनिता मिलती है। विद्या कवि के श्रृंगारी कवि होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। मिथिला के लोगों में यह बात आज भी व्याप्त है कि जब महाकवि विद्यापति काफी उम्र के हो चुके थे, रुग्ण हो गए थे, तो अपने पुत्रों और परिजनों को बुलाकर यह आदेश दिया कि अब मैं वयोवृद्ध हो चुका हूं, अपने जीवन के लगभग अंत पर हूं और यह नश्वर शरीर का त्याग करने के लिए अपने सगा संबंधियों के साथ हुआ नजदीकी के गंगा तट पर जाना चाहते थे। पूज्य सलीला मां गंगा अपने इस महान यशस्वी पुत्र को अंत में समेट लेने के लिए खुद प्रस्तुत हो गई, क्योंकि ये वहां तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचने से करीब 2.5 कोस पहले ही इन्होंने पालकी से बोला था कि अब मुझे उतार दो, अब पुत्र से मिलने खुद मां आएंगी। और ऐसा हुआ संजोग से कि मां गंगा वहां तक आई, इनको लपेट के ले गई। इसी क्षण महाकवि विद्यापति अपनी एकलौती पुत्री को संबोधित करती हैं अपने प्राण त्यागने से पहले, अहि दुलारी तुम्हारी मां कहां है। वहां पर भी मरने से पहले भी उन्होंने एक कविता लिख दिया था, कहो कि इस संसार की भोग विलास आदि को व्यर्थ समझें, यहाँ पल पल नाना प्रकार का भय, कष्ट आदि का आगमन होता रहता है। अगर माता पिता को सदगति मिल जाए तो उसके कुल और परिवार के लोगों को अनुपम सुख मिलना चाहिए। अब मेरे जीवन का अंत निश्चित है,
इस तरह से गंगा के प्रति महाकवि ने अपनी अटूट श्रद्धा दिखाया और इसके बाद ही उन्होंने जीवन का अंतिम सांस इच्छा अनुसार गंगा के किनारे लिया, जो कि सन 1448 में लगभग 95 से 96 वर्ष 95 to 96 ईयर्स में उनकी मृत्यु हुई थी। विद्यापति, जैसा कि हम सब समझ पा रहे हैं, शिव एवं शक्ति दोनों के प्रबल भक्त थे। शक्ति के रूप में उन्होंने दुर्गा, काली, भैरवी, गंगा, गौरी आदि का वर्णन अपनी रचनाओं में यथेष्ट किया है। पदावली इनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति रही है, जिसमें अपने जीवंत व्यक्तित्व को भोगा हुआ अनुभूति का साक्षी बनकर समाज की तत्कालीन कुरीति, आर्थिक वैषम्य, लौकिक अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना आदि का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वैज्ञानिक सोच के साथ, तार्किक विचार के साथ इस समाज की कई कुरीतियों को अपनी कविताओं के द्वारा, संगीत के द्वारा हटाया। इसके अलावा अपनी पदावली की भाषा उन्होंने सस्थल रखा, संतुलित पद विन्यासों का इस्तेमाल किया, हृदय ग्राही और रसात्मकता से भरे हुए थे, जो कि एक प्रभावशाली अलंकार का इस्तेमाल करते थे और सारे शब्द बिल्कुल योजनाबद्ध थे। सुकुमार भाव व्यंजना एवं सुमधुर संगीत से भरा हुआ इनकी विशेषता थी, जो कि इनको एक सर्वोत्तम काव्य कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो मित्रों, आज हमने देखा मैथिल कोकिल विद्यापति की एक परिचय, इसके साथ ही मैथिल भाषा का, जो कि भारत के 22वीं भाषा के रूप में लिया गया है। इसी तरह से लिविंग हैप्पीली उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, उन परंपराओं को उन्नति के लिए बढ़ावा देगा और आपके साथ फिर से एक नया पावरफुल वीडियो लेके आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में अपना ज्ञानवर्धन किए होंगे और फिर नरेंद्र कुमार मिलता है आपके साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।